अब साथियों, हमको इस वीडियो में समझना है कि ये जो सहायता तो बन गई से 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाली है, किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। तो पहले हम ये समझते हैं साथियों कि इससे पूंजीपतियों को फायदा कैसे होगा। इस सरकार की नीयत को समझना है साथियों। ये सरकार देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, ये सब देसी विदेशी पूंजीपतियों के लोग हैं, उनके एजेंट हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। ये शब्द को अच्छी तरीके से गांठ बांध लो, ये बिल्कुल अटल सत्य है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। यदि आप इस बात से कंफ्यूज हैं तो अपने आप को दिमागी रूप से करेक्ट कर लें। पहली बात ये समझनी है, ये नई आर्थिक नीतियों के माध्यम से दुनिया के पूंजीपति क्या अवधारणा लेके आए थे कि सारे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा खत्म करो और सारा निजीकरण करो और पूरी दुनिया को एक बाजार बना दो। तो ये कॉन्सेप्ट लाने के बाद से इनका समझ ये था, जो पूरी दुनिया की राजसत्ताएं हैं उस पे कब्जा करेंगे। राजसत्ताओं पे कब्जा कब कर पाएंगे? जब हम अर्थव्यवस्थाओं पे कब्जा करेंगे। वो अर्थव्यवस्थाओं पे कब्जा कब कर पाएंगे? जब अर्थव्यवस्था देसी विदेशी पूंजीपतियों के कब्जे में होंगी। वो अर्थव्यवस्था पे कब्जा कर पाएंगे तो इसका मतलब है वो राजसत्ता पे कब्जा कर पाएंगे। वो राजसत्ता पे कब्जा कर पाएंगे तो फिर वो राजनीति को, व्यवस्था को बदलने नहीं देंगे और अपने हित, अपने जो उनके फायदे के कानून है, जो भी बनवाना है वो बनवा पाएंगे। और उसके बाद से राजसत्ता के माध्यम से पुलिस और जो सेना है उसके दम पर आम जनता को पर दमन करवा करके अपना जो नीति है या अपना जो लूट है वो सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ये पूरा एक तंत्र है जिसको साथी हमको समझना है। श्रम कानूनों को खत्म करना और ये संहिता बनाना, ये इस साजिश का एक बड़ा हिस्सा है, हमको ये समझना है। मगर केवल यही हिस्सा नहीं है, इसके बाकी जो हिस्से हैं उनको भी समझना है। ये बहुत सारे हिस्सों को जोड़कर एक बड़ा हिस्सा बना है। जो समाजवादी व्यवस्था का कॉन्सेप्ट था, मजदूरों का राज, जिसको कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी थी और लेनिन ने रूस में क्रांति की थी, तो वो जो व्यवस्था था, वो विचार था समाजवादी व्यवस्था का, उस विचार को ये पूंजीवादी व्यवस्था नष्ट करना चाहती है। समाजवादी विचार की राजसत्ता और व्यवस्था को दुनिया के पूंजीपति नष्ट करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने 1990 में रूस के विखंडन के बाद ये नई आर्थिक नीतियां लेके आए थे, जिसमें उन्होंने सुनिश्चित किया था कि अब हमको पहले अर्थव्यवस्थाओं पे कब्जा करना है। क्योंकि मार्क्स ने अपनी थ्योरी में समझाया था कि जो औजार हैं, विकास के क्रम में जो नए औजार पैदा होते हैं, यानी नई टेक्नोलॉजी जो पैदा होती है, वही समाज का व्यवस्था को बदलती है। और जिनका अधिकार इन औजारों पर होता है, वही उस समाज का, उस व्यवस्था का मालिक होता है। इसलिए इन्होंने, पूंजीपतियों ने या पूंजीवादी व्यवस्था ने क्या किया? सबसे पहले यह किया कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है या आपका जो आर्थिक ताकत है, आर्थिक जो तंत्र है, उस पर उनको कब्जा करना है। जिसके लिए साथियों इन्होंने निजीकरण की नीति लेके आई थी और भूमंडलीकरण के माध्यम से पूरी दुनिया का बाजार खुलवा दिया, पूरी दुनिया पे कब्जा करने का रास्ता खोला और निजीकरण के माध्यम से पूरे संस्थानों पे कब्जा करने का रास्ता खोला। अब हमको ये समझना है साथियों, दूसरा, उदारीकरण के माध्यम से सारे कानून, सारी योजनाओं को खत्म करने का रास्ता खोला, जिसमें यह भी थी कि ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, श्रम कानून, ये सारे जो है आपको धीरे धीरे करके खत्म करना है। जैसे किसानों की सब्सिडी खत्म करना है, जो भी सुविधाएं आम जनता को मिल रही हैं वो सारी सुविधाओं को खत्म करना है। जैसे तेल पर जो सब्सिडी थी, गैस पर जो सब्सिडी थी, उसको खत्म किया। किसानी पर भी, खाद बीज पर जो सब्सिडी थी उसको खत्म किया। जैसे गैस सिलेंडर पर जो सब्सिडी थी उसको खत्म किया धीरे धीरे करके। अभी सारी सब्सिडी जो सुविधा है उसको खत्म करना है। अब ये क्यों खत्म करना है, इसको हमको समझना है साथियों। ये खत्म इसलिए करना है कि इन सारी चीजों को पूंजीपतियों के लिए छोड़ना है, और पूंजीपतियों के लिए छोड़ना है तभी छोड़ सकते हैं। इनका सारा सब्सिडी है, जो योजना है, जो कल्याणकारी योजना, उसको इनको खत्म करना है। क्योंकि जो कल्याणकारी योजना है वो सरकार तो दे सकती है मगर निजी पूंजीपति नहीं दे सकता।
और जब तक एक कल्याणकारी योजना रहेगी तब तक निजी पूंजीपति नहीं खरीद सकता उसको। इसलिए सबसे पहले साजिश इन्होंने ये की थी, कल्याणकारी योजनाएं थी, सब्सिडी थी, सुविधाएं थी, उनको नष्ट किया। ये पहला चरण था साथियों। उसके बाद से साथियों इन्होंने निजीकरण शुरू किया। सबसे पहले जो आपको अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार बनी थी, इन्होंने विनिवेश मंत्रालय बनवाया था। जो कंपनियां घाटे में हैं, सबसे पहले हम उनका विनिवेश करेंगे, उनको बेचेंगे, उनको बेचना शुरू किया। फाइनली इनकी सरकार चली गई, कांग्रेस आई। कांग्रेस ने भी उस नीति को आगे बढ़ाया, क्योंकि वामपंथियों का समर्थन था, तो पहले 5 साल में इस नीति पे आगे नहीं बढ़ पाए। मगर जो अगले 5 साल कांग्रेस के थे, उस पर ये सरकार, कांग्रेस की सरकार भी आगे बढ़ी। इन्होंने भी इन कारखानों को बेचा, निजीकरण किया। और 2014 के बाद तो फिर नंगे रूप में शुरू हो गया। तो आज भी एक नंगी मुहिम चल रही है निजीकरण की, सब कुछ निजीकरण करना है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये पीछे से एक हिस्सा है, ये पीछे से एक योजना थी। वो इस योजना का संबंध दुनिया के साथ है, दुनिया के पूंजीपति उसमें इन्वॉल्व हैं इस पूरी साजिश में। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये आप देखेंगे कि उसके बाद से फिर जैसे निजीकरण, और इसमें एक चीज और समझना है, निजीकरण कैसे करना है, उसमें भी एक साजिश है। जैसे कि सरकारी कंपनियों को बर्बाद करना है, बीएसएनएल से अच्छा कोई उदाहरण नहीं होगा। उसमें ये क्या करते थे, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, सबने किया है। किसी भी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, उसको बर्बाद करना है तो सबसे पहले उसका मिसमैनेजमेंट किया, उसको फंड देना कम किया, उसमें कर्मचारियों को छूट दिया, अराजकता कर दी, उसके अंदर बेईमानी, भ्रष्टाचार कर दिया, बोर्ड में भी भारी भ्रष्टाचार होने लगा। तो धीरे धीरे करके, ऐसे करके उसको योजनाबद्ध तरीके से कुछ सालों में सबको खत्म किया। और उसके बाद से उसको घाटे में किया, घाटे में करके उसको फिर बहुत ही कम दामों में बेचा। कम दामों में बेचने के बाद से फिर जिस पूंजीपति ने उस पर कब्जा किया, उसको खरीदा, उसने फिर उसको 2-4 साल में भी बहुत महंगा कर लिया। और महंगा करने के बाद से वो भारी अरबपति खरबपति हो गया। मतलब वो कारखाना वापस 10, 15, 20, 25, 100 गुना जो है ज्यादा संपत्ति उसकी बढ़ गई। तो इस पैटर्न से इन्होंने सरकारी संपत्तियों को नष्ट किया, बर्बाद किया। अब ये कितना बड़ा धोखा है, इसको समझना है देश की जनता को। और ये कितना बड़ा देशद्रोह का काम है जो बीजेपी भी कर रही है और नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, सारे सुनियोजित तरीके से कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनको, अब बीएसएनएल को कैसे बर्बाद किया, बीएसएनएल को 4G नहीं दिया, प्राइवेट कंपनियों को 4G दे दिया, बीएसएनएल का फंड कम कर दिया, जियो को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया। और इस तरीके से बीएसएनएल को पूरा नष्ट कर दिया। बीएसएनएल के सारे संसाधन पे प्राइवेट कंपनियों का कब्जा करवा दिया, टावरों पर कब्जा करवा दिया, उसके मार्केट पे कब्जा करवा दिया। और आने वाले समय में बीएसएनएल नष्ट हो जाएगा। तो ये साजिश है देश के साथ, इस देश के साथ साजिश चल रही है, जिसको हमको साथी समझना है। तो इस तरीके से, इस पैटर्न से सारे एयरपोर्ट बर्बाद कर दिए, सारी कंपनियां बर्बाद कर दी, सब कुछ, सारे जो आर्थिक संसाधन थे, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी, दवाई की कंपनियां थी, कई 100 कंपनियां थी जो सरकारी कंपनियां थी, उसको इनने पूंजीपतियों के साथ सरकारों ने मिलकर के इनको बर्बाद कर दिया। और बहुत सारी कंपनियों को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। अभी नरेंद्र मोदी की सरकार नंगे रूप में युद्ध स्तर पर सबको निजीकरण करके देशी विदेशी पूंजीपतियों के हवाले करने में लगी हुई है। तो इनका ये चरित्र है जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी ये लाइन है, ये लाइन आप समझ जाएंगे तो इनके सारे चरित्र को आप समझ जाएंगे। तो ये साथी ये कर रहे हैं। इसमें एक चीज और समझनी है, अंबानी अडानी इतने बड़े आदमी कैसे बन गए, अब इसको भी समझना है। अंबानी ने, इसका जो बाप था, उसने शुरुआत की थी, उसने हमेशा एक टैक्टिस अपनाई। वो टैक्टिस क्या थी कि सरकार के साथ मिल करके सरकारी कंपनी के खिलाफ प्राइवेट कंपनी खड़ी करी और उस कंपनी के माध्यम से सरकार की जो कंपनी थी उसको अफेक्ट किया और सरकार से मिलकर के साजिश करके उसके अंदर भ्रष्टाचार करा के उसको कमजोर किया और फिर सरकार से अपनी कंपनी का सामान खरीदने का
रास्ता बनाया, उनको दलाली दिया और सरकार में जो सरकारें थी, नेता थे, उन्होंने इसकी रिलायंस की जो कंपनियां थी उनसे सामान खरीदा, उनको स्थान दिया, चाहे टेलीकॉम का सेक्टर हो, चाहे ऑयल का सेक्टर हो, हर सेक्टर में यही किया। और फिर सरकार की जो कंपनी थी उसको खत्म करके ये प्राइवेट कंपनी रातों रात भारी कंपनी बन गई। तो बहुत कम समय में ये बहुत बड़े पूंजीपति बन गए अंबानी। इसी तरीके का अडानी ने किया। अडानी को तो नरेंद्र मोदी गुजरात से सारे लोगों ने कवर किया, नंगे रूप में किया, और पूरे तरीके से इनको सरकारी सेक्टर में, सरकार के कंपटीशन में खड़ा किया। और सरकार ने सरकारी जो कंपनियां थी उनको कमजोर किया, उनको बर्बाद किया, उनको नीचे किया, और इनको स्पेस दिया कि आप जो है करो। जैसे बीएसएनएल है, जैसे ऑयल इंडस्ट्री है, पूरे तेल निकालने की कंपनियां, एनटीपीसी है, बिजली का सेक्टर है, सारे सेक्टर में ऐसा ही करके सरकारी सेक्टर को ध्वस्त किया और प्राइवेट पूंजीपति पैदा किए। इसीलिए आज अंबानी अडानी पैदा हो गए। तो इस पैटर्न से ये सारी चीजें पैदा करी जाती है। इसको हमको समझना है, ये कितनी बड़ी साजिशें हैं जो देश के साथ हो रही हैं। अब साथियों आगे चलते हैं। इसके बाद इन सरकारों को कंट्रोल किया पूंजीपतियों ने। तो 2014 के पहले नरेंद्र मोदी आए। अब मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा इसको। नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया अंबानी अडानी ने गुजरात से, और भी बहुत सारे पूंजीपति थे, विदेशी बहुत सारे पूंजीपति थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया। और नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करने के पीछे उनकी समझ ये थी कि बीजेपी आरएसएस वैसे ही इन्हीं का संगठन है, मगर कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में जो फर्क है आरएसएस में, वो फर्क ये है कि कांग्रेस धार्मिक जो झगड़े हैं, जैसे हिंदू मुसलमान का जो विवाद है, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा से धार्मिक झगड़े नहीं करवाते हो। तो धार्मिक झगड़े जब नहीं होते हैं तो नीतिगत चर्चा होती है। नीतिगत चर्चा होती है तो जनता जागरूक होती है, और जब जनता जागरूक होती है तो जनता नीतियों पे बात करती है, मुद्दों पे बात करती है। अब बीजेपी का क्या है, ये हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के नाम पर पे हिंदू मुसलमान में लड़ाई कराते हैं। आरएसएस शुद्ध रूप से 1925 से और उसके पहले से भी जो भी इनके लोग थे, उनकी अवधारणा हिंदू मुसलमान की लड़ाई के आधारित है। मुसलमान को ये दुश्मन मानते हैं, मुसलमान को दुश्मन मान करके हिंदुओं के अंदर एक डर पैदा करते हैं, हिंदू मुसलमान में डिवाइडेशन पैदा करते हैं, दंगे फसाद करवाते हैं, और हिंदू मुसलमान में धर्म के नाम पे झगड़ा करवाते हैं, और धर्म के झगड़ों को प्रमुख बना देते हैं। और इस चक्कर में जो देश की जनता है, बहुमत आबादी है, वो इन असल सवालों को भूल जाती है, और जो धार्मिक झगड़े हैं, जो धार्मिक मुद्दे हैं, जिनका कोई आर्थिक पक्ष नहीं है, जिनसे कोई आर्थिक बदलाव नहीं होने वाला है, उसको प्रमुख मान लेते हैं। और जो पूंजीपतियों की लूट की नीतियां हैं वो आसानी से लागू हो जाती हैं, जनता उस पर ध्यान नहीं देती है। अब इसके कारण से क्या हुआ, बीजेपी कांग्रेस से बेहतर हो गई पूंजीपतियों के लिए, इसीलिए उन्होंने बीजेपी को चुना, आरएसएस को चुना। और उसके साथ में नरेंद्र मोदी एक चेहरा मिल गया, हिंदुत्व का चेहरा। 2002 के जो दंगे कराए गए थे, वो दंगे के बाद जो है नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आया था, और उसी चेहरा को लेकर के उन्होंने नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाया। अब दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली में भी भारी दंगे हुए, बड़ी संख्या में लोग मारे गए, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था। कोरोना काल में भी हिंदू मुसलमान कर लिया उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने मिलकर हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान के अंदर की एक खाई पैदा कर दी, और लोगों, आम लोगों के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पे एक बंटवारा पैदा कर दिया। अभी राम का मुद्दा है, अभी और मुद्दे भी आरएसएस लेके आ रहा, और ये सुनिश्चित मान के चलना कि बहुत सारे अभी धार्मिक झगड़े बीजेपी पैदा करवाएगी। दूसरा, उनको एक पाकिस्तान है मिल गया, एक चीन मिल गया। पाकिस्तान को गाली देना यानी वो मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। देश के अंदर मुसलमानों के अंदर यदि अराजकता नहीं कर पाते हो, यदि देश की जनता एकजुट हो जाती है, तो वो पाकिस्तान को टारगेट कर देते हैं, पाकिस्तान की तरफ ढिलाई कर देते हैं, वहां से कुछ घुसपैठिए आ जाते हैं। तो ये सारा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र साजिश है जो बीजेपी आरएसएस कर रहा है। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। अब आगे क्या हुआ, पूंजीपतियों को सबसे बढ़िया टूल के रूप में ये मिल गए।
तो इनको आगे बढ़ाया उन्होंने, और 2014 में जैसे चुनाव जीते उसके बाद से सरकार वन साइड हो गई। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार इन नीतियों पे एक तरफा वन साइड चल दी है। इसलिए आप याद रखो 2014 में सबसे पहले इन्होंने इंस्पेक्टर राज खत्म किया था, उन्होंने अप्रेंटिस जो था उसके लिए खोला था। उसके बाद से इन्होंने कहा था कि हम 44 श्रम कानून खत्म करके 4 संहिताएं बनाएंगे। ये नरेंद्र मोदी की घोषणा याद दिला रहा हूं मैं आपको। चुनाव के पहले उन्होंने जो बोला था वो सब भूल गए थे। 2 करोड़ रोजगार, और हम FDI नहीं लाएंगे, महंगाई खत्म कर, सब कुछ वो भूल गए थे जो भी उन्होंने पहले बोला था। उसके बाद से नंगे रूप में चले। उसके बाद से जो डीजल पेट्रोल को भी इन्होंने बाजार पे छोड़ा। उसके बाद से इन्होंने निजीकरण की मुहिम को तेज किया। इसके बाद से इन्होंने BSNL को बर्बाद किया, और भी कंपनियों को बर्बाद किया। बहुत सारी कंपनियों को ऑक्शन करवाया, बहुत सारी कंपनियों को निजीकरण करने का रास्ता खोला। तो निरंतर इस नीतियों को 2014 से देखेंगे, नरेंद्र मोदी बिल्कुल वन साइड चल रहे हैं। ये आप अगर नीतियों को समझोगे तो समझ पाओगे। और दूसरा जो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई भी वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से एक साइड चला रहे हैं ताकि जनता इसमें उलझी रहे। वो भी इस तरीके से चला रहे। गाय के नाम पे हमला, दलितों के ऊपर हमला, अंगली पिछली जातियों का हमला, फिर बाद में हिंदुस्तान पाकिस्तान आ गया। ये सारे जो झगड़े हैं, सारे जो ये लड़ाई भी निरंतर चली। दलितों की कुटाई हुई, मुसलमानों की पिटाई हुई, गाय के नाम पर लिंचिंग हुई, ये सारा पिछले पहले 5 साल में चला। लव जिहाद के नाम पे बहुत सारी लड़ाई हुई। तो ये आपको याद रखना है, ये सिस्टमेटिक दोनों चल रहे हैं। और उसके बाद से श्रम कानून खत्म होने के बाद से कृषि कानून की तरफ बढ़े। जो कृषि कानून अभी कोरोना काल में तुरंत उन्होंने मौका लेकर के आए। किसान, पूरे देश का किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है। तो आप देखेंगे इन्होंने हर सेक्टर को टारगेट किया। 2014 से इन्होंने दौड़ लगा दिया, नंगे रूप में नीतिगत रूप से उन्हीं नीतियों की तरफ भागे जो निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नीतियां थी। ये हमको साथी समझना है, ये हमको ध्यान रखना है, नीतिगत रूप से समझना है। इस दिशा को आप समझ जाओगे तो अब नरेंद्र मोदी की सरकार आगे किस तरफ बढ़ेगी, कहां जाएगी, क्या फैसले करेगी, ये आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। नरेंद्र मोदी की सरकार ये कॉन्सेप्ट जो लेके आए, जैसे किसानों के कॉन्सेप्ट में देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए मार्केट खोल रही है। वहां भी देखोगे, वहां के भी जितने हमले हैं, वहां के भी जो कानून बनाए उसमें कोर्ट का रास्ता नहीं है, उसके अंदर आप कोई बड़ा न्याय नहीं मिलेगा आपको, तो आपको मजबूर किया जाएगा। तो वो सारे रास्ते उसमें अंदर डाले हैं, वही सारे रास्ते इन कोडों के अंदर डाले। श्रम कानून की, स्थायी नौकरी की सुरक्षा खत्म, सब कुछ उन्होंने उसी तरीके से किया। जैसा किसानों के साथ कर रहे हैं वही मजदूरों के साथ कर रहे हैं, और जो मजदूरों के साथ कर रहे हैं वही किसानों के साथ कर रहे हैं। क्योंकि मजदूर का सेक्टर और किसानी सेक्टर 2 बड़े सेक्टर हैं जिसमें पूंजीपति सबसे ज्यादा धन कमाते हैं, धन कमा सकते हैं, धन कमाने की संभावना है। वो कैसे धन कमाएंगे मैं आगे बताऊंगा आपको। और दूसरा जो सेक्टर है वो निजीकरण है, उनको देश के संसाधनों पे कब्जा करना है। तो अंधी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार निजीकरण की अंधी मुहिम चलाई हुई है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलेगा साथियों कि आम जनता लुटेगी, धन के रूप में पैसा घटेगा, उनकी जेब से पैसा निकलेगा, और देशी विदेशी जो कॉर्पोरेट्स कंपनियां, पूंजीपति हैं, उनके खजाने भरेंगे, उनके पैसा बढ़ेंगे, वो बड़ा धन ले जा करके विदेशों में जाएंगे, बड़ी लूट पूंजीपति कर पाएंगे। तो ये इन सारी नीतियों का निष्कर्ष है, ये होगा जो आज हो रहा है। अब कोरोना काल में आप देखोगे अंबानी जो है उसकी जो संपत्ति है वो 10वें स्थान पे आ गया था, 10वें से 4थे पे आ गया। GDP गिर गई, आम जनता का जीना मुश्किल हो गया, सब चीजों पे सरकार टैक्स लगा रही, मगर जो है वो उस समय पूंजीपतियों की, जो अंबानी की जो संपत्ति है वो और अमीर हो गया। वो 4थे नंबर पे आ गया, 10वें नंबर से 4थे नंबर पे आ गया। तो ये हमको समझना है साथी कि अमीरों की जो संपत्ति एक तरफ बढ़ रही है पूंजीपतियों की, और आम जनता की जो संपत्ति है वो घट रही है। ये इन नीतियों का परिणाम होगा, और ये परिणाम ये होगा कि हमारी देश की राज सत्ता पे ये कब्जा कर लेंगे। ये चीज ध्यान रखना। साथ में ये भी चलेगा
इसलिए अभी भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में उनको चुनाव जीतना है, यह अराजकता उनके दिमाग में आ गई। वो ये अराजकता इसी सोच का परिणाम है, क्योंकि पूंजीपतियों को ये जरूरी है कि इस राज सत्ता पर, चाहे राज्य सरकार हो चाहे दिल्ली की सत्ता हो, सब पे बीजेपी का आरएसएस का कब्जा रहना है। जब ये बीजेपी आरएसएस का कब्जा राज सत्ता पे रहेगा तब वो सब ये करवा पाएंगे। अभी तो सब ये हो रहा है, प्रोसेस में है। अगर ये सरकार वापस चली गई तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए साथियों, उन्होंने पूरी तरीके से राज सत्ता पे कब्जा करने के लिए राजनीति में अराजकता कर रहे हो। आज बंगाल चुनाव में करोड़ों करोड़ रुपया बाहर है, पूरा मशीनरी लग गई, पूरी ताकत लगा दी उन्होंने, बहुत पैसा लगेगा, कैसे भी कब्जा करना है। आप देखो, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा करके यहां कब्जा कर लिया, दिल्ली के ऊपर कब्जा करने के लिए पुलवामा जैसा हमला हुआ, सरकार ने कहीं ना कहीं वहां पे ढील दी और उस पुलवामा हमले से एक राजनीतिक फायदा लेकर के दिल्ली में दोबारा सत्ता पे काबिज हुए हो। तो इस तरीके की साजिशें भी करेंगे, राज सत्ता को पाने के लिए कुछ भी करेंगे। पैसे की कमी इनके पास नहीं है, धन जो शराब मुर्गा बांटना, पैसा बांटना, लिफाफे बांटना, ये तो वो बड़े आसानी से कर लेंगे, इसके लिए उनके पास बहुत पैसा है। मगर इसके साथ भी वो एक तानाशाही, एक दादागिरी, एक डर, एक भय पैदा करेंगे कि कुछ भी होगा बीजेपी आरएसएस भी सत्ता में रहेगा, जो कर रहे हैं नंगे रूप में हमारे सामने है। तो ये सारे जो हो रहा है ये इन्हीं नीतियों का परिणाम है, इन्हीं साजिशों का हिस्सा है, ये हमको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने ये सारी चीज इस वीडियो के अंदर आपको समझाई है। तो राजनीतिक अराजकता भी आगे और बढ़ेगी। इसी के साथ में देखना साथियों, विरोधियों पर हमले बढ़ रहे, जो इनके खिलाफ जो भी खड़ा है उसको बिल्कुल नष्ट कर देना चाहते हैं। अभी कितने सारे लोग जेलों में हैं, सब चीज का, चाहे वो सीबीआई हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सब चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग हो, कोई चीज नहीं छोड़ रहे जिसका दुरुपयोग नहीं कर रहे, वो चिन्हित रूप में कर रहे। क्योंकि आज की तारीख में हर आदमी कानून के हिसाब से नहीं चल सकता। बीजेपी के जितने नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, सबके ऊपर अगर इनकम टैक्स विभाग छापा मार दे तो सारे जेलों में होंगे ये कानून के हिसाब से। मगर अभी उनके लोगों पे छापे नहीं पड़ेंगे, अभी छापे उन पे पड़ेंगे जो उनके विरोधी हैं, ताकि उनको फंसाना है। हर आदमी को फंसाना बहुत आसान है, ये बहुत एक बड़ी समस्या है। कानून के अंदर इतना सारी चीज लिख दी है इनने, और उस लिखने के बाद से उस कानून के हिसाब से कोई नहीं चल सकता, ना कोई चलता है, इसलिए किसी को भी फंसा सकते हैं। ये बीजेपी आरएसएस के लोग दूध के धुले नहीं है, ये सबसे ज्यादा बेईमान है, भ्रष्टाचारी हैं, इनके पास सबसे ज्यादा धन है, मगर राज सत्ता की दम पे इनका जांच नहीं हो रहा, इनके ऊपर रेट नहीं पड़ रही, इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल रहा। तो ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका भी दुरुपयोग करके, उनका भी राजनीतिक बदले की भावना से उनका भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सब नाटक चलेगा। जो भी आने वाले समय में दमन और तेज होगा। जो भी बीजेपी का विरोध करेगा, आरएसएस का विरोध करेगा, किसी भी तरीके का विरोध करेगा, उस पर एकदम हमला होगा, उसको एकदम दुश्मन की तरीके से हमला होगा, नागरिक की तरीके से नहीं होगा, दुश्मन की तरीके से हमला होगा। उसको तरह तरह से फंसाया जाएगा, तरह तरह से उसके खिलाफ षड्यंत्र किया जाएगा। तो ये सारी परिस्थिति साथी आगे आएंगी। मैंने इस वीडियो में आपको एक बैकग्राउंड समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि जो बैकग्राउंड में आपको समझाना चाहता था, जो दिशा में आपको देना चाहता था, इस वीडियो के माध्यम से वो दिशा आपने पकड़ पाई होगी। अब इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं और आगे वीडियो में बताता हूं कि कैसे लूट हो रही है। अगला जो वीडियो पर बनाएंगे उसमें मैं आपको फिर अलग अलग सेक्टर में कैसे लूट हो रही है, कैसे जो आम जनता से धन लूट के पूंजीपतियों की तिजोरी में जा रहा है, ये समझाऊंगा आने वाले 2-3 वीडियो में। तो आपसे अपील करूंगा मैं कि इस वीडियो को तो यहीं खत्म कर रहा हूं, आगे के जो वीडियो वो भी सुने, और इसके पहले के जो वीडियो है उनको जरूर सुने। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। आपसे अपील करता हूं कि आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। दूसरा निवेदन यह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं,
ताकि बहुत ही नीतिगत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप भी समझ सके, देश की जनता समझ सके, साजिश को हमारे देश का यूथ, नौजवान, आम जनता समझ सके जो इनके षड्यंत्र में फंसे हुए हैं। पहले तो उनको यही समझ में आ जाए कि ये षड्यंत्र है। जब वो समझ जाएंगे ये षड्यंत्र है, तब उस तरीके से सतर्क होंगे। अभी तो वो समझते हैं कि ये हमारा राष्ट्रवाद चल रहा है, हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, तब राष्ट्र को समर्पित कुछ नहीं हो रहा, राष्ट्र को बर्बाद होने का काम हो रहा है। अगला निवेदन ये है कि हमारा जो चैनल है उसका प्ले लिस्ट में बहुत सारे फोल्डर हैं, जिसमें जनविरोधी नीति का फोल्डर है, एक दर्शन सीरीज का फोल्डर है, किसान आंदोलन का फोल्डर है, गुलामी का फोल्डर है, बैंक घोटाले का फोल्डर है, बहुत सारे फोल्डर्स हैं। उन फोल्डर्स के वीडियो आप जाकर के सुने और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है उसको शेयर करवाने में सहयोग करें। मुझे उम्मीद है कि आप सहयोग करेंगे, समझेंगे, इसी आशा उम्मीद के कि आप सहयोग करेंगे। मैं इस वीडियो को आप यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।